नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आओ कहानियाँ सुने में स्वागत है। घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी थी। अनुराधा ने बाहर झांक कर देखा तो मालती जी टैक्सी के बाहर निकलकर इंतज़ार कर रही थी। घर में से कोई तो उन्हें लेने आए, लेकिन घर में बेटा राजेश, बहू अनुराधा दोनों मौजूद थे, पर किसी ने भी बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। इतने में राजेश ने अनुराधा से पूछा, कौन है अनुराधा? और कौन होगा, तुम्हारी माँ है, कहकर वो दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस अपने काम में लग गई। इधर राजेश ने भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना आईपीएल देखने में तल्लीन हो गया, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। कुछ देर बाहर मालती जी इंतज़ार करती रहीं, पर टैक्सी वाले को तो वापस जाना था। उसने मालती जी को टोका तो टैक्सी वाले को कहकर उन्होंने अपना सामान घर के दरवाजे तक रखवाया और पैसे देकर घर में आ गईं। मालती जी पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे तैसे कदम बढ़ाती हुई घर में प्रवेश किया। मालती जी ने राजेश और अनुराधा दोनों की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। दोनों की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि इतने में अनुराधा बोली, अरे उधर कहाँ जा रहे हो माँ जी? अब वो आपका कमरा नहीं है, आपका सामान यहाँ स्टोर रूम में रख दिया है। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी अनुराधा की तरफ देखती रह गई, पर कुछ बोल ना पाई। बस आंखों में आंसू आ गए। अनुराधा ने धीरे से राजेश के हाथ पर चिकोटी मारी और इशारे से उसे माँ से कहने को कहा। तब राजेश ने माँ की तरफ देखते हुए बड़ी बेफिक्री से कहा, अब आपको बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है माँ? पहले तो चलो पापा थे, पर अब तो वो भी नहीं है, और वैसे भी अब आपका पोता पोती होने वाला है तो बड़े कमरे की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी, इसलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के मुखिया का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का मुखिया मैं ही तो हूँ। मुखिया? मालती जी के मुंह से सिर्फ इतना सा ही निकला तो राजेश बोला, और नहीं तो क्या, अब मैं घर के खर्चे करूँगा तो मैं ही मुखिया, और सबको मेरी बातें माननी हुई पड़ेगी। मालती जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे कमरे की तरफ देखा तो राजेश बोला, वो क्या है ना माँ, अनुराधा की डिलीवरी के लिए उसकी बहन आ रही है, उसे परेशानी ना हो इस कारण वो रूम उसके लिए रखा है, और गेस्ट रूम में तो आपको पता है मेहमान रहते हैं। अब वो कोई मेहमान थोड़ी ना है, वो तो घर का ही है। कल को तो बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मेहमान आए तो उनके लिए वो रूम तो रखना ही पड़ेगा ना, इसलिए गेस्ट रूम को हाथ भी न लगाया। राजेश की बात सुनकर जैसे मालती जी के पैरों को किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। पैर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे एक कदम आगे बढ़ा है था कि राजेश बोला, अरे माँ, अपना सामान भी तो लेती जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो, और आपको कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। मालती जी जैसे तैसे वापस दरवाजे पर आई और अपने सामान को घसीटते हुए रूम में ले आई। रूम में आकर देखा तो एक चारपाई बिछी हुई थी। उनकी शादी के समय की पुरानी गोदरेज रखी हुई थी, और वो पुराना टेबल रखा हुआ था जिसे मालती जी ने कई बार बेचने की कोशिश की, पर उनके पति पवन जी ने उसे बेचने नहीं दिया। कहते थे कि अरे खराब थोड़ी ना हुआ है, क्या पता कब काम में आ जाए। पर ये नहीं पता था कि ये टेबल मालती जी के ही काम में आएगी। आंखों में आंसू लिए वो चारपाई पर बैठ गई। अभी 2 महीने पहले तक तो सब ठीक था। बेटे बहू पिता के डर से ही सेवा तो करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन पवन जी ने अपने पैतृक गांव जाने की जिद की तो मालती जी ने मना कर दिया, रहने दो बहू, 6ठा महीना है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। पर राजेश अनुराधा के समझाने पर वो उनके साथ गांव चली गई। वहां पर जेठ जेठानी, देवर देवरानी सबका परिवार था। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही घंटों में उन्होंने दम तोड़ दिया। सब कुछ जैसे वहीं रुक गया था। उनका अंतिम संस्कार भी पैतृक गांव में हुआ था। 15 दिन के कार्यक्रम होने के बाद राजेश और अनुराधा तो वापस आ गए, लेकिन मालती जी को उनके जेठ जेठानी ने वहीं रख लिया था, यह कहकर कि 1.25 महीने बाद वो गांव से लौटी थी, वो भी अकेले। वह तो पूरा परिवार स्टेशन पर छोड़ने आया था, पर यहाँ राजेश स्टेशन तक लेने नहीं आया। कह रहा था कि बहुत ज़रूरी काम है, पर यहाँ मैच देख रहा है। और तो और यहाँ घर का सारा सिस्टम ही बदल चुका था। इतनी जल्दी बेटे बहू मुंह मोड़ लेंगे इसकी तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी।
सीधा स्टोर रूम में ही पहुंचा दिया। अभी अनुराधा जी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। जाकर देखा तो मालती जी के लिए ना उठने वाले बेटे बहू बाहर अनुराधा के मायके वालों का स्वागत कर रहे थे। मालती जी को इतनी देर हो गई घर में आए हुए, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। वहीं बहू के मायके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर खुद पानी के ट्रे सजाकर ले आया। इतने लोगों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करती हुई मालती जी वापस अपने कमरे में आ गई। 2 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रही, लेकिन ना कोई चाय ना कोई नाश्ता खाना, कुछ भी नहीं। 2 घंटे बाद लगा कि अनुराधा के मायके वाले वापस जा चुके हैं। शायद वो उसकी बहन और मम्मी को छोड़ने आए थे, क्योंकि वो दोनों ही अब घर में मौजूद थी। उन्हीं की आवाज़ बाहर से आ रही थी। अब मालती जी को भूख का एहसास हो रहा था। आखिर वो खुद ही उठी और रसोई घर में गई। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाना भी बाहर से मंगवाया गया था। वो झूठे बर्तन ये सब बता रहे थे। इतने में अनुराधा रसोई में आई। क्या ढूंढ रही हो माँ जी? देखिए खाना तो बचा नहीं, और मुझे याद भी नहीं रहा आपके लिए खाना रखना था। आप दूध बिस्किट खा लीजिए या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए। मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, कहकर अनुराधा रसोई के बाहर आ गई। मालती जी की भी हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। एक तो 1.25 महीने पहले का गम अभी तक दिल से गया नहीं था। अपने किसी प्रिय की मौत तो वैसे भी हिम्मत तोड़ देती है, फिर ये तो उनके पति थे। ऊपर से ट्रेन का सफ़र थका देने वाला था। हिम्मत होती भी कहाँ से। वो अपने लिए एक गिलास पानी लेकर वापस कमरे में आ गई। थोड़ी देर तक बैठी आंसू बहाती रही। फिर याद आया कि वहाँ से निकलते समय देवरानी ने खाना पैक करके दिया था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 रोटी ही खाई थी। बैग में से खाना निकाला, देखा तो सब्जी खराब हो चुकी थी, पर रोटियां सही सलामत थी। उन बची रोटियों से अपना पेट भर मालती जी चारपाई पर लेट गई और काफ़ी देर तक करवटें बदलती रहीं। आखिर करवटें बदलते बदलते आंखों में आंसू लिए देर रात उन्हें नींद आई। इस कारण से सुबह नींद देर से खुली। उठकर बाहर आईं तो देखा सब हंस बोलकर चाय नाश्ता कर रहे हैं। सबकी प्लेट में गर्मा गर्म पोहे और जलेबी नजर आ रहे थे। मालती जी को देखते ही सब चुप हो गए। इतने में राजेश बोला, माँ आप अपने कमरे में बैठिए, आपका नाश्ता कमरे में ही लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर मालती जी वापस अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद राजेश चाय नाश्ता लेकर कमरे में आया और मालती जी को देकर बोला, माँ ये नाश्ता कर लो और भगवान के लिए जहाँ तक हो सके आप कमरे में ही रहो। मालती जी हैरानी से राजेश की तरफ देखने लगी। उनके प्रश्नों को भांपते हुए राजेश बोला, देखो माँ मुझे पता है कि आपको पापा के जाने का बहुत दुख है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। उनकी तो उम्र हो गई थी इसलिए वो चले गए, लेकिन आप यूँ दुखी चेहरा लेकर बार बार अनुराधा के सामने आओगे तो होने वाले बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ आप अंदर ही रहो। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक विधवा। कहते कहते राजेश एकदम से रुक गया और वापस चला गया। मालती जी राजेश की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गईं। अब तो उनका दिल ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे में दिल है या पत्थर। वो अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। उसकी माँ विधवा है तो उसका साया वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहता। अभी 2 दिन में उसने मुझे इतना कुछ दिखा दिया तो ये मेरी ज़िंदगी नर्क बना देगा। सोच सोचकर मालती जी से चाय नाश्ता भी नहीं करते बना। उनकी रुलाई फूट पड़ी। वो इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, पर उन्हें चुप कराने के लिए कोई भी कमरे में नहीं आया। आखिरकार काफ़ी देर तक रो लेने के बाद खुद ही थक हार कर चुप हो गई। अपने पल्लू से अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए। आखिर काफ़ी देर तक मौन रहने के बाद मालती जी एक निर्णय पर पहुंची। आखिर रात को जब राजेश अपने ऑफिस से वापस घर आ गया, उसके बाद बाहर वाले कमरे में बैठकर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उस समय मालती जी भी उस कमरे में आ गई और वहीं सोफे पर आकर बैठ गई। उनके आते ही सब लोग चुप हो गए। जब राजेश ने घूर कर मालती जी को देखा, जैसे कह रहा हो कि सुबह समझाया था ना, फिर यहाँ क्यों आए हो। लेकिन मालती जी चुपचाप राजेश की तरफ देख रही थी। आखिर राजेश को बोलना ही पड़ा, माँ आपको सुबह समझाया था ना, फिर क्यों आई हो आप बाहर। कहा था ना आपका साया मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मालती जी ने उसको मुस्कुराकर कहा, हाँ याद है, तूने कहा था कि मेरा साया तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं विधवा हो गई हूँ। पर बेटा, जब मेरा साया तेरी पत्नी और बच्चे पर ठीक नहीं है तो अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर कहीं और चले जा।
मालती जी की बात सुनकर राजेश भड़क गया। मैं क्यों घर छोड़कर जाऊंगा? अब घर का मुखिया मैं हूँ और आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। मुखिया? मुखिया जी, मैं आपको बता दूं कि यह घर मेरे नाम पर है, तो किस खुशी में आप घर के मुखिया बनने को तैयार हो गए? तभी अनुराधा बोली, माँ जी आपको बता दें कि अब घर के सारे खर्च ये उठाते हैं। आपके बस की बात नहीं है आटे दाल के लिए पैसे कमाना। अब तो मालती जी खड़े होते हुए बोली, अच्छा उसकी चिंता तू मत कर, वैसे भी तेरे पति के हाथ के आटे के दाल मैंने नहीं खाई। जब तक मेरे पति थे उन्होंने घर का खर्चा दिया था। उनकी जब मौत हुई तब मैं गांव में थी और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने तुम्हारे घर का कुछ खाया नहीं है। इसीलिए मुझे आटे दाल की धौंस मत देना। मैं अपने आटे दाल का बंदोबस्त खुद कर लूँगी, तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। मालती जी का साफ रुख देखकर अब तो अनुराधा की मम्मी भी बोली, अरे समधन जी, आप तो बच्चों की बात को दिल पर ले रही हैं। बच्चे ही तो हैं, माफ़ कर दो। माफ़ कीजिएगा समधन जी, ये बच्चे नहीं हैं, बच्चे के माँ बाप बनने वाले हैं। और उस समय आप क्यों नहीं बोली जब ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे? आप भी तो कल से ही घर में है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना है। अपनी बेटी और दामाद से कहिए कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। मैं अब इन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। मालती जी ने भी समधन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। आखिर सबके समझाने के बाद मालती जी झुकने को तैयार नहीं थी। काफ़ी देर बाद फिर ये निर्णय निकला कि अनुराधा को उसकी मम्मी मायके ले जाएगी और वहीं उसकी डिलीवरी करवाएगी। उस दौरान राजेश यहाँ घर का बंदोबस्त कर लेगा और अगर बंदोबस्त नहीं कर पाता है तो तब तक यहाँ का किराया देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिल को छू लेने वाली कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।